हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए। CH-257 वंश का अंत। शौर्य अपने फूड डिलीवरी के काम में जुट चुका था। वहीं अद्विका भी सबूत ढूंढने के काम पर लग चुकी थी। वहीं वंश ने पुलिस को फोन लगाकर ये कहा था कि अद्विका का पति ही वो कातिल है जिसने बालिया भाई को मारा था, जिस वजह से पुलिस अब हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। शौर्य और अद्विका इन सभी बातों से फिलहाल अनजान थे, पर जल्द ही उन्हें परेशान किया जाने वाला था। शाम 4 बजे के आसपास पुलिस जीप हॉस्पिटल के सामने आकर रुक गई। उस जीप से पुलिस की वर्दी पहने एक लड़की नीचे उतरी। उसके कंधे के बैच पर आईपीएस लिखा हुआ था। कॉलर पर काली रिबन थी। कंधे पर 3 सितारे थे। कमर पर गन थी। और उसकी एकदम फिट यूनिफॉर्म उसके हर उस अंग को हाईलाइट कर रही थी जिसमें मर्द को इंटरेस्ट होता है। उस लड़की ने अपने बालों को एक जुड़े में बांध रखा था और सर पर पुलिस कैप पहनी हुई थी। उस लड़की की त्वचा एकदम दूध सी सफेद और उसके ओंठ एकदम सुर्ख लाल थे। उसके माथे पर लाल रंग की बिंदी थी। उसकी आंखें हिरणी की तरह थी मगर उनमें एक तेज था। उसकी चाल किसी सुपरमॉडल से कम नहीं थी। इन शॉर्ट वो चलती फिरती खूबसूरती की दुकान थी। मगर उसकी खाकी वर्दी देखकर हर कोई अपनी नजरें झुका लेता था। उसके हॉस्पिटल में एंट्री करते ही उसने अद्विका की केबिन का पता पूछा और वह उस तरफ निकल गई। उसने दरवाजे पर पहले तो नॉक किया और बाद में अंदर चली गई। अद्विका ने जब अपने सामने पुलिस को देखा तो वह चौंक गई। उसने तुरंत उन्हें बैठने के लिए कहा और बोली, जी कहिए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने अपना मुंह खोला और एकदम सुरीली आवाज में कहा, क्या मैं आपके पति से मिल सकती हूँ? क्योंकि हमें शक है कि आपके पति ही वो कातिल है जिसने कल बालिया भाई और उसके आदमियों को जान से मारा था। ये सुनकर अद्विका चौंक कर बोली, ये आप क्या कह रही है? हमें इस शहर में आए ही मुश्किल से 2 दिन हुए हैं और आप कह रही हैं कि मेरे पति ने उस गुंडे को मार दिया है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने टीवी पर उस आदमी की तस्वीर देखी है, वो मेरे पति की तो हो ही नहीं सकती। ये सुनकर उस लड़की ने अपने मोबाइल से वही स्केच बाहर निकाला और उसे अद्विका को दिखाया और बोली, क्या आप इसी स्केच की बात कर रही है? अद्विका ने उसके सवाल पर तुरंत सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर वह पुलिस लड़की भी हैरान हो गई। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या आप एक बार मेरे लिए अपने पति को यहाँ बुला सकती है? मैं एक बार खुद उनसे मिलकर कंफर्म करना चाहूंगी। ये सुनकर अद्विका तुरंत कहा, मेरे पति फूड डिलीवरी का काम करते हैं। अगर वो इस वक्त खाली होंगे तो मैं उन्हें यहीं बुला लेती हूँ। इतना कहकर अद्विका ने फोन निकाला और शौर्य का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर रिंग होने के बाद शौर्य ने फोन उठा लिया। तभी अद्विका उसके कुछ कहने से पहले ही बोली, पतिदेव आपसे मिलने पुलिस वाले यहाँ आए हैं। अगर आप फ्री हो तो यहाँ तुरंत आ जाइए। उस तरफ से शौर्य ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में वहां पहुंच जाऊंगा। फिलहाल मेरे पास डिलीवरी के लिए उसी रूट का ऑर्डर है। इतना कहकर शौर्य ने फोन काट दिया। लगभग 20 मिनट बाद शौर्य अपने डिलीवरी बॉय के यूनिफॉर्म में वहां पहुंच जाता है। जब वह केबिन के सामने पहुंचता है तो वो उस लड़की को देखते ही रह जाता है। लेकिन तभी उसे अचानक रीढ़ में ठंडक महसूस होती है और वह अपनी नजरें फेर लेता है। शौर्य के आते ही वह लड़की खड़ी हो गई और उसने शौर्य को ध्यान से देखा। उसने शौर्य के चेहरे की और उस कैच की अच्छे से तुलना की, फिर उसने अपना सिर नामे झटका और बोली, वो तुम नहीं हो सकते। मुझे माफ कीजिए आपका वक्त खराब करने के लिए, पर क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है। तभी केबिन के बाहर से वंश अपने सीने पर हाथ रखकर वहां पहुंच गया। उसने शौर्य को एक नजर भी नहीं देखा और अद्विका की तरफ उंगली करते हुए बोला, मिस अद्विका, मैंने तुम पर तरस खाकर इस हॉस्पिटल में आपको नौकरी दी, पर मुझे मालूम नहीं था कि तुम एक कातिल की पत्नी होगी। तुम्हें आज और इसी वक्त ये हॉस्पिटल छोड़कर जाना होगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर तुम अपनी नौकरी को बचाना चाहती हो तो अपने पति को यहाँ बुला लो। ये सुनकर अद्विका उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसने इस आदमी से बड़ा अंधा इस दुनिया में नहीं देखा। तभी हॉस्पिटल की एक नर्स चिल्लाते हुए बोली, अद्विका मैडम, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप एक खूनी की पत्नी है। आप जैसे डॉक्टर को कोई भी अपने हॉस्पिटल में स्वीकार नहीं करेगा। आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि हॉस्पिटल प्रशासन आपके ऊपर कोई कार्यवाही करे।
अद्विका ने उस नर्स को देखा और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी एक और वार्ड बॉय आगे आते हुए बोला, आप एक कातिल की पत्नी तो हो ही, पर आपका चरित्र भी कुछ अच्छा नहीं है। कल मैंने देखा था कि आप वंश सर को अपने ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उन्हें गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। आप जैसी औरत इस हॉस्पिटल में रहने के लायक ही नहीं है। तभी अद्विका ने फिर एक बार कहा, देखिए आप लोग मुझे। अद्विका ने इतना ही कहा था कि एक और लेडी डॉक्टर आगे आते हुए बोली, हम जानते हैं कि आप खूबसूरत है, पर आप अपनी खूबसूरती का उपयोग करके खुद को जल्द से जल्द एनरोल करना चाहती है। इसीलिए कल शाम अपने जानबूझकर हाना मैडम से पंगा लिया और उनका अपमान किया। मैंने आप जैसी गिरी हुई औरत कहीं नहीं देखी। जब उनकी बातें अपनी मर्यादा के परे जाने लगी, उस वक्त शौर्य और अद्विका दोनों की मुठ्ठियां भींच गई। पर वंश कहाँ चुप रहने वाला था। उसने पूरा प्लान बनाया था कि अद्विका को इस तरह अपमानित करके उसे शौर्य से कहकर अपना इलाज करवा लेगा। वंश ने फिर एक बार अद्विका को देखते हुए कहा, डॉक्टर अद्विका, मैं मानता हूं कि आपने मुझे फंसाने के लिए कई हथकंडे अपनाए हैं, पर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर आप अपनी मर्यादा में रहेंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा। अब आप जल्द से जल्द अपने पति को यहाँ बुला लीजिए और उसे पुलिस के हवाले कर दीजिए। तभी अचानक वंश के कंधे पर एक भरी हाथ महसूस हुआ और अगले ही पल वह दर्द में बिलख उठा। शौर्य की शांत आवाज उसके कानों में पड़ी, तो तुम मुझसे मिलने की बात कर रहे हो? लो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, बोलो क्या कहना है। ये सुनकर वंश बिना शौर्य की ओर देखे ही चिल्लाते हुए बोला, मैडम, ये रहा वो कातिल जिसके बारे में मैंने आपको फोन करके बुलाया था। अभी आपने देखा कि इसने मेरे कंधे को कैसे जकड़ लिया है। प्लीज मैडम, आप इसे तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। ये सुनकर उस पुलिसवाली ने अपने दोनों हाथ बांधे और वंश को देखते हुए बोली, मिस्टर, आप जो भी है, क्या आप जरा मुझे बता सकते हैं कि ये लड़का किस एंगल से आपको बाल्या का कातिल नजर आ रहा है? ये सुनकर वंश ने अपनी नजरें फेरी तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि शौर्य की शक्ल पूरी तरह अलग थी। उसकी आंखें शौर्य को देखकर बड़ी बड़ी हो गई और वो बोल पड़ा, ये कैसे हो सकता है? मैंने दोपहर को उस कातिल को देखा था, पर इस वक्त ये तो कोई और ही है। तभी उसने कुछ सोचा तो वह तुरंत बोला, एक मिनट, मेरे पास दोपहर की सीसीटीवी फुटेज है, हम उससे ये कंफर्म करेंगे कि दोपहर को जो यहाँ खाना लेकर आया था वो उस कैच वाला कातिल ही था। इतना कहकर उसने काउंटर पर लगे मॉनिटर से ही सीसीटीवी को एक्सेस किया और दोपहर की फुटेज को सभी के सामने प्ले करने लगा। लेकिन जब उसने फुटेज देखी तो उसने देखा कि दोपहर को आया हुआ लड़का वो कातिल नहीं था, बल्कि यही शौर्य था। वंश को कुछ भी समझ नहीं आया रहा था, लेकिन उस वक्त एक ठंडी आवाज उसके कानों पर पड़ी, तुम और तुम्हारे स्टाफ ने मेरे और मेरी पत्नी पर घिनौने आरोप लगाए हैं। अब मुझे इसका जवाब चाहिए, क्योंकि आपने कोई हल्की बातें नहीं कही, आपने सीधा मेरे पत्नी के चरित्र पर उंगली उठाई है। अब मुझे इसका जवाब चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा, और ये मैं इस पुलिसवाली के सामने कह रहा हूँ। ये सुनकर अब वंश को पसीने छूटने लगे थे। पहले ही शौर्य की वजह से उसके दिल के अंदर ये दर्द हो रहा था, पर अब शौर्य को उन्होंने अद्विका पर झूठे आरोप लगाकर पूरी तरह उकसा दिया था। शौर्य के लिए पाप को मिटाना जितना जरूरी था, उससे अधिक जरूरी था आत्मसम्मान, और जब भी कोई उसके या उसके परिवार के चरित्र पर कोई उंगली उठाता है तो उसकी शौर्य उंगली नहीं, सिर काटता है। आज भी उसका ऐसा ही मूड बन चुका था। तभी वह पुलिसवाली भी थोड़ा सा डर गई, क्योंकि इस वक्त उसने शौर्य की आवाज में मौत का पैगाम महसूस किया था। पर तभी वंश गुस्से से बोला, हमने कोई झूठ नहीं बोला था। तुम्हारी बीवी मुझ पर डोरे डाल रही थी और ये बात 100% सच है, और मैं ये सीना ठोक कर बोलता हूँ। क्या कर लोगे तुम? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम बस एक मामूली डिलीवरी बॉय हो, और कोई भी पुलिस हमें बोलने की आजादी से रोक नहीं सकता। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आए और उसने वंश को देखते हुए कहा, बूम। उसके इतना कहते ही वंश एकदम से खतरनाक तरीके से चीख पड़ा और अगले ही पल उस चीख के साथ ही उसकी सांसें बंद हो गई। शौर्य ने फिर चुचकारते हुए कहा, अरे रे रे, देख आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा। मैंने बोला था कि मेरी बीवी पर तुमने गलत और भद्दे आरोप लगाए हैं, पर तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। लो भुगतो। ये तो बड़े ही दर्दनाक तरीके से मार गया। शौर्य ये सब इतनी कैजुअली कह रहा था कि जैसे ये हर दिन ऐसे ही करता हो। उस पुलिस वाली लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह आगे जाकर वंश की सांसें चेक करने लगी, पर उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो गई थी। वहीं शौर्य ने बाकी लोगों को देखा और बोला, हाँ तो बोलिए, आप क्या कह रहे थे मेरे पत्नी के बारे में? मैं एक पवित्र मन का इंसान हूं और इसीलिए मेरी पत्नी के चरित्र पर झूठा आरोप लगाने से ऐसे ही होगा।
ये सुनकर सभी लोगों ने तुरंत हाथ जोड़े और अद्विका से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उनकी माफी सुनकर शौर्य को हंसी आने लगी। उसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे पाप के हिसाब से ही सजा मिलेगी। जाओ अब इस मुर्दे पर ध्यान दो। उस पुलिस वाली ने शौर्य की ओर मुड़कर गुस्से से देख और बोली, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे सामने एक इंसान ने अपना दम तोड़ दिया, पर तुम हो कि अपनी बकवास किए जा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर शौर्य ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, ओह आई एम सो सॉरी मैडम। लेकिन क्या करे, इसने मेरे बीवी के ऊपर घिनौने आरोप लगाए थे तो मुझसे रहा नहीं गया। पापी था बेचारा, इसीलिए ऐसे चीखते हुए मर गया। शौर्य का हर एक शब्द वंश के लिए एक ताना था। उस लड़की को लगने लगा कि ये लड़का मरे हुए की भी कोई इज्जत नहीं करता। कैसा इंसान है ये। शौर्य फिर मुड़कर अद्विका के कमर में हाथ डालकर बोला, पत्नी जी देखिए, इन सभी ने आपसे माफी मांगी है। इनकी अच्छे से मदद कर देना। इतना कहकर शौर्य ने अद्विका के गालों को चूम लिया और फिर उस पुलिस वाली के सीने पर लगे नाम टैग को घूरने लगा। पर तभी अद्विका ने अपना पैर शौर्य के पैर पर दे मारा। तभी अपनी जगह से उछलते हुए बोला, मिस नीतू चंद्रा मैडम, क्या मैं अब जा सकता हूँ? वो क्या है ना, कई भूखे लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे पुण्य भी कमाना है। ये सुनकर नीतू ने उससे बिना देखे ही हाथ से इशारा करते हुए कहा, नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। मुझे इसकी मृत्यु संदिग्ध लग रही है। फिर नीतू वंश के लाश के पास बैठ गई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा तो वो वहां खड़े डॉक्टर से बोली, क्या मिस्टर वंश की किसी को मेडिकल कंडीशन के बारे में कुछ पता है? ये सुनकर सभी डॉक्टर्स और नर्सेस ने एक दूसरे को देखा और फिर एक नज़र आगे आते हुए बोली, मैडम, सर ने आपके साथ बात करने के बाद अपनी खुद की मेडिकल चेकअप करवाया था। वो उस वक्त बड़बड़ रहे थे कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। ये मेरी रिपोर्ट्स इतनी नॉर्मल है, पर मेरे सीने में ये दर्द क्यों हो रहा है? ये सुनकर नीतू ने उसके रिसेंट चेकअप की रिपोर्ट मंगवाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। उसे भी यहाँ कुछ भी नहीं पता चला। उसके रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल थे। आखिर उसने हार मानकर वंश के उपयुक्त अवयवों को निकालकर उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। इधर वंश के चाचा अजीत सेठी को भी ये बात पता चली तो वह दौड़कर वहां पहुंचा। उसने आते ही हंगामा किया, पर जब नीतू ने उसे चुप रहने का इशारा किया तो अजित तुरंत चुप हो गया। उसके बाद वंश के माता पिता और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाए। कुछ ही देर में पूरा का पूरा सेठी परिवार वहां पहुंच गया था। उनके आने के बाद कुछ ही देर में वंश की बॉडी को बाहर लाया गया। वहीं एक डॉक्टर आगे आते हुए नीतू से बोला, मैडम, हमें जांच से ये पता चला है कि वंश सर को अक्यूट हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उनकी मौत वहीं पर हो गई। ये सुनकर नीतू इस बात पर यकीन तो नहीं करना चाहती थी, पर उसे यकीन करना पड़ रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि शौर्य ने ही ये सब किया होगा। जब नीतू अपने विचारों के खोई हुई थी तभी उसे पीछे आवाज आई, मैडम, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो क्या हम जाएं यहाँ से? इस पापियों से भरे हॉस्पिटल में रुकने की तो मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनकर नीतू ने भी शौर्य और अद्विका को वहां से जाने का इशारा कर दिया। तभी एक खूबसूरत औरत जो वंश की पत्नी थी वो अद्विका के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, ये सब इसी लड़की के कारण हुआ होगा। मेरे पति कल इसकी तस्वीर अपने मोबाइल पर देख रहे थे। मैडम, इसे अभी के अभी अंदर साल दो। लेकिन उस औरत पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए शौर्य और अद्विका वहां से निकल गए। अब क्या शौर्य और अद्विका एमएलए के अड्डे पर जाने वाले हैं? क्या शौर्य को कोई और सुराग मिल जाएगा? क्या हॉस्पिटल वाले अद्विका को काम करने से रोक देंगे?